नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका मैं BS यादव और सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। फिर से हमारा जो पाठ चल रहा था फिजिक्स का सेकंड वाला चैप्टर है उसे आगे बढ़ा रहे हैं और उसका आज हम अंतिम रूप देंगे। उसको हम क्या करेंगे, आज अंतिम रूप देंगे। बच्चों इसके 3 टॉपिक्स बचे हैं, तीनों टॉपिक्स आज हम कवर कर लेंगे। तो आपके सामने पेश है पहला टॉपिक, आवेशित चालक की सतह पर बल। टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। बच्चों एक चालक होगा और वो कैसा होगा, आवेशित। तो मैंने एक चालक माना, ठीक है, और इसको क्या मान लिया मैंने, आवेशित। जैसे इसको आवेशित किया, तो पूरा आवेश कहां चला जाएगा, इसके पृष्ठ पर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, पृष्ठ पर। तो मैंने कहा किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है S और तुमने आवेश कितना दिया Q, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाएगा, बताइए, Q/S। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, यदि मैं एक छोटे से अल्पांश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा निकालूं तो देखो अल्पांश पर आवेश कितना मान लूं मैं, dq, और इसका क्षेत्रफल कितना मान लूं, ds, तो सिग्मा हो जाएगा dq/ds। ये चीज हमने सीखी है, ठीक है। तो ये तो सिग्मा के बारे में बात होगी। अब मैंने कहा एक अल्पांश माना, इसका नाम दिया मैंने क्या, ab। एक अल्पांश माना, इसका नाम कितना दिया, ab। अल्पांश का नाम हुआ ab। तो ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश पर आवेश कितना है, dq, ठीक है। इस dq आवेश पर जो बचा हुआ आवेश है, जितना भी आवेश बचा, dq को हटाकर जितना भी आवेश बचा, इस आवेश के कारण से वैद्युत बल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये बाकी के आवेश के कौन से क्षेत्र में है, विद्युत क्षेत्र में है। तो यहाँ दो आवेश बचे, एक तो दो आवेशों में बांट दिया हमने, एक तो AB भाग पर आवेश और दूसरा AB इस वाले AB पर। तो इस वाले बड़े वाले से जाएंगे तो मैं एक पॉइंट और इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पे C, तो ACB तो ये हो गया और AB ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो AB पर आवेश कितना है, dq, और ACB पर कितना बच जाएगा, q माइनस dq। कितना बच जाएगा, q माइनस dq। पूरे dq था, dq इसमें बच गया तो बचा कितना, q माइनस dq। इस dq आवेश के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी कितनी, E1, और इसकी कितनी मानी, E1 और E2। तो इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र हुआ E1 और इसके कारण विद्युत क्षेत्र हो गया कितना, E2। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें समझाया था गाउस के अनुप्रयोगों में भी, जब कोई भी पृष्ठ पर, जब किसी भी पृष्ठ पर आवेशित होता है, जब कोई भी पृष्ठ आवेशित होता है तो उसके अभिलंबवत दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक तो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के परिमाण को निरस्त कर देते हैं। तो केवल कौन सी दिशा में, क्षैतिज या अभिलंबवत दिशा में क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र। तो यदि मैं इस अल्पांश के कारण से मानूं, इस अल्पांश के कारण से विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, E1, तो इस अल्पांश के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा इसके अभिलंबवत दिशा में, ऐसे समझ लो। तो यहाँ एक हो गया E1 और यहाँ पे भी हो गया E1। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे समझो। ऐसे ही इस वाले के कारण से इसके अभिलंबवत दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र, इस तरह से होगा। E1 इधर था, ठीक है। तो इसको मैंने कितना नाम दिया, E2, इसको नाम कितना दिया, E2। समझे मेरी बात। ये तो है E1 का इसके कारण से अभिलंबवत दिशा में, ये है किसके कारण से, इस बचे हुए आवेश के कारण से। बच्चों इस चालक का जो भाग था, इसके दोनों ओर में देखो दो बिंदु मान लेता हूं। यहाँ पे बिंदु दिया मैंने P, यहाँ पे बिंदु दिया मैंने Q, यहाँ पे बिंदु दिया मैंने P, यहाँ पे बिंदु दिया मैंने Q। देखो ये E2 इधर आ रहा है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, E2, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, E2। अब ध्यान दो, क्या अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रहेगा, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर आवेश नहीं है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो अंदर तो आवेश का मान, विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया, 0, क्योंकि आवेश का मान भी कितना है, 0 है। इसलिए इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र EP बराबर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूं यहाँ, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यदि मैं E1 और E2 के रूप में देखूं तो दोनों विपरीत दिशा में, E1 ऊपर और E2 नीचे, ये विपरीत दिशा में हो गया E1 माइनस E2। तो बच्चों यहाँ से हमें समझ में आया E1 कितना है, E2 के बराबर है। E1 कितना है, E2 के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे
विद्युत क्षेत्र। बच्चों क्यू बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करूं मैं किससे दर्शाऊंगा? EQ से। बताओ क्यू बिंदु पर एक ही दिशा है, अलग अलग है, एक ही दिशा है तो ये क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताइए EQ बराबर होगा किसके? 2E2 के। EQ बराबर किसके होगा? 2E2 के। यहां तक की बात को ध्यान से समझे, कोई बड़ी बातें नहीं है, जितनी हमने सीखी है ना वहां तक की है, तो ये बातें सीखे पहले, तो यहां तक की बात को ध्यान से समझे पहले। समझ में आ गई होगी यहाँ की बातें? तो यहाँ की बात यदि समझ में आ गई हो, यहाँ की बात यदि समझ में आ गई तो मैं आगे कुछ पॉइंट बताऊं आपको। यहाँ की बात यदि समझ में आ गई है, एक बार फिर से देखें, यहाँ की बात समझ में आ गई हो तो मैं कुछ आगे बढ़े। समझो, मैंने तुम्हें गाउस के अनुप्रयोगों में एक अनुप्रयोग था पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। और पट्टिका कैसी थी? कुछ याद आ रहा है क्या? पट्टिका कैसी थी? चालक। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना बताया था? 0। E की वैल्यू कितनी बताई थी? 0। और बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आया था? डेरिवेशन किया था तो हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो किसी भी चालक के कारण से बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये भी तो चालक था, इसके कारण से बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अतः EQ बराबर कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 2 से रख दो, 2EQ बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E2 बराबर हो जाएगा बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और 2 भी आ जाएगा नीचे। तो हमारे पास आया E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 आया हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। नहीं दिख रहा? शाबाश, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ। चलो यहीं से लिख देता हूँ मैं। E2 बराबर आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ तक की बात यदि तुम्हें समझ में आ गई हो तो मैं इसे थोड़ा सा डेरिवेट करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा वापस से डेरिवेट करने की कोशिश करो। देखिए बच्चों, यहाँ यदि मैं डायरेक्टली समझना चाहूँ, डायरेक्टली ट्रिक से, दिमाग से डायरेक्टली समझना चाहूँ, ये चालक है या नहीं है? अरे बताओ है या नहीं? ठीक है, चालक है या नहीं? अब ये बताओ यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र किस के कारण से? E1 के कारण से और E2 के कारण से। तो तुम्हें दिमाग में इतना रखना है कि यहाँ परिणामी होगा E1 प्लस E2 और यहाँ परिणामी कुल कितना होता है? चालक के चारों ओर से जो यदि हम बात करें विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अच्छा नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है? अरे इतना बहुत है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बच्चों E1 और E2 अंदर के अनुसार क्या हो जाएंगे? बराबर। तो मैं इसी को लिख देता हूँ क्या? 2E2 और E2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये लो, 2 लाइन में हो गया हमारा यहाँ तक की बात। तो इतनी बात केवल दिखाने की है, हमें समझ में तो इतनी लानी है। इस E2 का मान कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, समझ गए क्या? कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक कोई नहीं है ना? शाबाश, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास डेरिवेशन है लास्ट में सिग्मा अपॉन F2 एप्सिलॉन 0 किसकी वैल्यू है बच्चों? E2 की। E2 की वैल्यू है हमारे पास, या लिखता हूं E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, हमें निकालना क्या है? बल। हमें क्या निकालना है? बल। तो बल निकालने के लिए E2 को क्या तुम बल की टर्म्स में लिख सकते हो क्या? E2 को तुम बल की टर्म्स में लिख सकते हो क्या? अरे लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। F बराबर क्या होता है? देखो, यदि मैं कहूं E होता है हमारे पास क्या? बोलो। अरे E F अपॉन Q। E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। और यदि मैं अल्पांश के रूप में
देखूं तो dq और ये क्या हो जाएगा df, क्या हो जाएगा df। तो यदि E अल्पांश के कारण से विद्युत क्षेत्र कितना था E1, तो E1 के बारे में देखूं या E2 के बारे में देखूं अल्पांशों में, तो df अपॉन dq, तो इसी को मैं लिख सकता हूं df बराबर E dq। और बच्चों E की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dq, किसकी मान आया ये df का, किसका मान आया ये df। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शाबाश आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो यदि मैं dq की वैल्यू निकालूं तो यहां थोड़ी पहले मैंने समझाया था सिग्मा बराबर होता है q अपॉन s या सिग्मा बराबर है dq अपॉन ds। तो यहां से देखो dq बराबर कितना आएगा सिग्मा ds, तो यहां पे लिखूंगा क्योंकि dq बराबर होता है सिग्मा ds, तो dq की वैल्यू रख दो df बराबर सिग्मा 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 का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ds। ठीक है, और यदि मैं कुल बल निकालूंगा तो इसका क्या करूंगा समाकलन, तो समाकलन df बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ds का भी क्या समाकलन किसके सापेक्ष है क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो यहां क्या आ जाएगा s, तो यहां से हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ds। ये हो गया चालक की सतह पर बल F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ds, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ds। ठीक है बच्चों, तो ये तो आया बल के बाद हमें एक चीज और देखनी है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी उसे हम बोलते हैं वैद्युत दाब। क्या बोलते हैं बच्चों वैद्युत दाब। जरा बताओ दाब P बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं s से, तो dp बराबर क्या हो जाएगा df अपॉन ds। क्या कहीं से तुम df अपॉन ds निकाल सकते हो, बिल्कुल एक बच्चे ने सही कहा, यहां से देखो df यहां क्या है ds, यहीं से मैं लिख दूंगा df अपॉन ds बराबर कितना सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 df अपॉन ds आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, समझ गए क्या, तो इसी को हम कह देंगे क्या dp, क्या कह देंगे बच्चों dp सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0, इसी को कहते हैं वैद्युत दाब या फिर दाब, इसी को हम कहते हैं वैद्युत दाब या फिर दाब। ठीक है बच्चों, यदि तुम चाहो तो इस तरह से इसे हम इसी एक दूसरे रूप में और बदल सकते हैं, तुम तो चाहते ही नहीं हो, वो तो जबरदस्ती बता नहीं सकते, तुम तो क्या क्या बदल दोगे। आओ एक रूप और देखते हैं। मैंने तुम्हें कहा कि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो देखो इसमें सिग्मा का स्क्वायर आ रहा है, यदि मैं ऊपर नीचे एप्सिलॉन 0 से गुणा कर दूं, यहां बता देता हूं, यहां बताता हूं बच्चों, ध्यान देखें, मेरे पास आया dp बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ऊपर नीचे मैं एप्सिलॉन 0 से गुणा कर देता हूं, ये बन गया एप्सिलॉन स्क्वायर, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कितना होता है e, ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर, इसका मान है dp, तो dp आ जाएगा हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ना, तो हम dp को दो रूप में लिख सकते हैं, एक तो dp बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर, और दूसरा हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये दो रूप हो गए किसके वैद्युत दाब के, ये दो रूप हो गए हमारे पास किसके वैद्युत दाब के, तो वैद्युत दाब को हम दो रूपों में लिख सकते हैं। ऐसे ही बल को भी हम दो रूप में लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे सेम आ जाएगा, e लिख देंगे चेंज कर देंगे करके देख लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसे ध्यान से देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक है। हाँ बच्चों, हम सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। बच्चों ऊर्जा स्टोर होना, संचित का मतलब स्टोर, ऊर्जा स्टोर कैसे होगी किसी भी विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में, समझे बच्चों। यदि मैं कहूं क्या कि मैं तुम्हें उठा करके 5वीं मंजिल पे लेके गया, हालांकि लेके नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे को उठा ले जाओ, मैं तुम्हें उठा करके 5वीं मंजिल तक लेके गया और 5वीं मंजिल ले जाके वहां से तुम्हें छोड़ दूंगा,
क्या किया सर आपने, 5वीं मंजिल पर ले जाकर के तुम्हें छोड़ दूं तो तुम्हें कुछ ना कुछ ऊर्जा तो मिल चुकी होगी और उसका पता चलेगा जब तुम नीचे धरातल तक पहुंचोगे। जितनी ज्यादा मंजिल पे लेके जाऊंगा उतने ही ज्यादा मजा तुम्हें आने वाला है। पहली पे ले जाके छोड़ू तो कुछ कम मजा आएगा, दूसरी पे ले जाके छोड़ू तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5वीं पे जाऊं तो और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है ये मजा, क्यों बढ़ रहा है, क्या करना, आखिर क्या राज है इसके पीछे? तो राज नहीं है, वो सब फिजिक्स है। उसमें क्या है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, मैं तुम्हें उठा के लेके गया, पहली मंजिल तक लेके गया तो मैंने कार्य किया, वो कार्य तुम्हारी मैंने स्थितिज ऊर्जा में संचित हो गया, वो कार्य तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो गया। सर तुमने कार्य किसके खिलाफ किया? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। कार्य किसके खिलाफ किया? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया मैंने। 5वीं मंजिल तक लेके जाऊंगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और ज्यादा करूंगा तो ज्यादा तुम्हें ऊर्जा संचित होगी और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी हमने देखा कि एक बल लगता है, एक बल लगता है किस पर? किसी भी आवेशित पृष्ठ पर। थोड़ी देर पहले वाले टॉपिक में देखा, थोड़ी देर पहले वाले टॉपिक में देखा कि यदि मैं एक वृत्ताकार पृष्ठ मानूं ऐसे, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है r, और इसको जब मैं आवेशित कर दूं, जब मैं इसको आवेशित कर दूं तो इस आवेशित पृष्ठ पर एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल लगता है और उस बल का मान अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। वो जो बल है वो बल लगता है कहां पर? बाहर की ओर लगेगा। यदि मैं एक ऐसा बल लगाऊं इस पर बाहर से, मैं एक ऐसा बल लगाऊं बाहर से कि इसकी जो परिधि है ना उसको सिकुड़ा दूं, तो इसको कम करने के लिए, परिधि को कम करने के लिए, त्रिज्या को कम करने के लिए मेरे को इस वैद्युत बल के खिलाफ कार्य करना पड़ेगा, है या ना? तो ये जो कार्य करूंगा मैं W, यही कार्य इसकी ऊर्जा U में संचित हो जाएगा, इसकी ऊर्जा U में संचित हो जाएगा। तो हमें कैसे ना कैसे करके W निकाल के लाना है। तो W तो होता है बच्चों F dx, बल गुना विस्थापन, W तो होता है F dx, ठीक है। तो F तो अभी हमने निकाला था, dx अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये पिछले से रिलेटेड टॉपिक है, इसे ध्यान से समझो, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्या करना है हमें। वही बात है, पहले तो त्रिज्या कितनी इसकी r, आवेश कितना q, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना s, तो बताओ सिग्मा कितना हो जाएगा q अपॉन s, सिग्मा कितना हो जाएगा q अपॉन s। बच्चों मैंने बाहर से कार्य किया और इस त्रिज्या को कम कर दिया, कितना? dr, त्रिज्या में कितनी कमी कर दी? dr। ये त्रिज्या में जैसे कमी होगी तो ये गोला किस तरह से हो जाएगा, गोले की त्रिज्या में कितनी कमी आई? dr की, यानी कि इतना गोला कम हो गया। ये गोले को मैंने क्या कर दिया बच्चों? कम कर दिया। और यदि इतना गोला कम हो गया तो इसका मतलब जो मैंने कार्य किया कम करने में, वो कार्य इसकी ऊर्जा में संचित हो गया और इसी ऊर्जा में जो वो कार्य इसके अंदर संचित हो गया, किस रूप में? ऊर्जा के रूप में। और उसी ऊर्जा का हमें क्या करना है? गणना करनी है। तो r यहाँ तक का था बच्चों, ये कितना हो गया? r माइनस dr, r माइनस dr हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए हमें करना क्या है? हमें बल निकालना है सबसे पहले तो F क्या होता है? क्या P निकाला था तुमने? क्या तुमने P निकाला था क्या? चलो मैं W से बताता हूँ। W किया गया कार्य dW, अल्पांश को विस्थापित करने में किया गया कार्य dW बराबर किसके? F इंटू dr के, F इंटू dr के। ये लगाया गया बल किसके विरुद्ध होना चाहिए? वैद्युत बल के। किसके विरुद्ध होना चाहिए? वैद्युत बल के। ये लगाया गया बल किसके विरुद्ध होना चाहिए? वैद्युत बल के। और वो क्या था हमारे पास? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और ये क्या था? S, और ये d। S क्या है इसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यदि तुम्हें याद आ रहा हो पिछले में हमने df का मान निकाला था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ds, यही से इसका क्या किया था? समाकलन, और यहाँ पे लिख दिया था s, ऐसा छोड़ दिया था हमने। तो यही से यदि मैं f निकालूं तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कैसे
ds का समाकलन कितना हो जाएगा s। बच्चों यही लिखा है मैंने, यही लिखा है। अब आगे समझते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 4 पाई r स्क्वायर, और dr क्या है त्रिज्या। अब बताओ मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया, जैसे बेलन का आयतन हमें निकालना हो, बेलन का आयतन हमें निकालना हो, देखो कहीं ना कहीं आयतन सब आ रहा है तो आयतन को रिलेट करें। आयतन हमें निकालना होता है तो आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ऊंचाई कितनी h, तो आयतन कितना हो जाता है पाई r स्क्वायर h। ऐसे ही कुछ आयतन में कमी हो गई, जैसे तुम दबाओगे तो इसके आयतन में भी कमी होगी, और वो आयतन कितना, इसका मैं आयतन निकालूं तो इसका क्षेत्रफल तो कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर, और कमी कितनी हो गई dr, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों dv, तो ये बन जाएगा dv। तो हमारे पास हो गया dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dv। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब कुल कार्य निकालने के लिए, कुल कार्य के लिए हमें क्या करना है, इसका समाकलन dw समाकलन बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इधर dv है तो किसके सापेक्ष v के सापेक्ष। ठीक है, किया गया कार्य कितना आ गया w, और ये क्या बच जाएगा बच्चों सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 किया गया कार्य, और यही कार्य ऊर्जा में संचित हो जाएगा, इसको दिया हमने क्या टॉपिक के अनुसार। टॉपिक में कह रहा है कि एकांक आयतन में यदि आयतन 1 हो तो dv का मान 1 रख दो, dv का मान 1 रख दो, यानी कि इस क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dw अपॉन dv इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये क्या है एकांक आयतन में ऊर्जा, या फिर हम ये कह सकते हैं समीकरण दे देना पहले कोई, तो हम कहेंगे जैसे समीकरण 1 से, हम क्या कहेंगे जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, इसे मैंने दे दी समीकरण 2, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा dw अपॉन dv बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 dv, तो नीचे आ गया। ये क्या है, ये समीकरण 3, समीकरण 2 कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करती है तथा समीकरण 3 एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, जिसे हम एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम बोलते हैं बच्चों ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, क्या बोलते हैं इसे ऊर्जा घनत्व। देख ले एक बार पूरा देख ले, दिख नहीं रहा था तो अब देख ले पूरा। ठीक है, ठीक है बच्चों, हो गया, बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, और ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, आज का लास्ट टॉपिक और चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दें। प्रश्न है, टॉपिक हमारे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा कहां से आती है, जब कार्य करेंगे वही कार्य बदलेगा। तो हमने एक 8 ऊर्जा का गोला लिया, वो आवेशित गोले को हमने क्या किया, कंप्रेस किया, संपीड़ित किया, कितनी त्रिज्या के लिए, dr त्रिज्या कम करने के लिए। ठीक है, तो पहले r थी, फिर होगी r माइनस dr, तो dr से विस्थापित करने के लिए भी हमने f बल लगाया, वो तो किया गया कार्य कितना dw, तो dw बराबर आ जाएगा f वही बल होगा जो कौन से बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, हमें वैद्युत बल के विरुद्ध, और वो कितना आया था पिछले टॉपिक में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ds समाकलन में था, इसलिए हमने क्या लिख दिया s dr। ये क्या बच गया बच्चों हमारे पास s dr, आयतन में कमी, तो हमने लिख दिया क्या dv। ठीक है, यदि मैं dw अपॉन dv कर दूं तो एकांक आयतन में ऊर्जा u दर्शाएगा। ठीक है, एकांक आयतन में ऊर्जा दर्शाएगा, और इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, और ये कितना होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं इसी को यदि मैं कुल कार्य निकालना चाहूं इसी से, तो इसका समाकलन कर दूं, समाकलन करते हैं u आ जाएगा कुल ऊर्जा, और ये w, और इसको क्या लिख देंगे हमें समाकलन के रूप में। बच्चों इस
जीरो बन जाए, सॉरी एप्सिलॉन जीरो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उस रूप में आप लिख सकते हो। तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक था, आसान था बिल्कुल, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट एंड फाइनल, जी हाँ लास्ट एंड फाइनल टॉपिक की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल धीमे धीमे करते हैं, हम हल्के हल्के कदमों से बढ़ रहे हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर। वो है हमारे पास साबुन के आवेशित बुलबुले में संतुलन, साबुन के आवेशित बुलबुले में संतुलन। एक बार मैं देख लेता हूँ, अब तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही। देखो बच्चों, ये साबुन का बुलबुला हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। जी हाँ, हम इसे पढ़ के आए हैं हमारी 11वीं क्लास में, और 11वीं क्लास में हमने जब पढ़ा था तो वहाँ हमने बात की थी पी एक्स्ट्रा की, और इसी पी एक्स्ट्रा को हम बोलते थे क्या? दाब आधिक्य। क्या बोलते थे? दाब आधिक्य। और इस दाब आधिक्य का मान यदि कोई बुलबुला, साबुन का बुलबुला R त्रिज्या का हो तो इस दाब आधिक्य का मान होता था 40/R, जहां T क्या है? पृष्ठ तनाव। T क्या है? पृष्ठ तनाव। और हमने इसी पॉइंट को पृष्ठ तनाव के चैप्टर में पढ़ा था। इसी पॉइंट को हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? पृष्ठ तनाव के चैप्टर में पढ़ा था। तो बच्चों, ये दाब आधिक्य का काम जब करता है जब ये अनावेशित हो, कोई आवेश नहीं था वहां पर। यदि मैं इसको आवेशित कर दूं, तो ये दाब आधिक्य के साथ एक दूसरा दाब कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं पी वैद्युत, यानी वैद्युत दाब कार्य करता है। और अब जो पी एक्स्ट्रा और पी वैद्युत है, इन दोनों की वैल्यू हो जाती है किसके बराबर? 40/R के बराबर। ठीक है, तो यहां से यदि अब मैं पी एक्स्ट्रा का मान निकालूं तो आता है 40/R माइनस पी वैद्युत, 40/R माइनस पी वैद्युत। ठीक है बच्चों, तो ये दाब आधिक्य भी कार्य किया, पी वैद्युत भी कार्य किया, इसको संतुलित कौन कर रहा है? 40/R। जरा बताओ पी वैद्युत का मान कितना था? बताइए। पी वैद्युत की वैल्यू सिग्मा में और ई में दोनों में देखी थी, तो मैं लिखता हूं 40/R माइनस 1/0 1/2 40/R माइनस 1/2 एप्सिलॉन 0 टी स्क्वायर, और ये किसके बराबर? पी एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चों, या तो ये लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो तुम? पी एक्स्ट्रा बराबर 40/R माइनस 1/2। बताओ क्या था? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। कुछ भी लिखो, आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक में हम ई के टर्म्स में लिख रहे हैं और एक में इसमें सिग्मा के रूप में। ठीक है, एक में सिग्मा के रूप में और एक में ई के टर्म्स में। एप्सिलॉन 0 तो दोनों में मौजूद है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बच्चों हुआ क्या? वो बात मैं करती है कार्य। देखो, जैसे जैसे तुम इसे आवेशित करोगे, यानी Q का मान जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे तो सिग्मा होता है Q/S। Q का मान बढ़ेगा तो सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, या सिग्मा की वैल्यू जैसे जैसे Q की वैल्यू बढ़ती है तो Q समानुपाती होता है किसके? E के। तो जैसे जैसे Q बढ़ाओगे, सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ेगी और E की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब ये वैल्यू बढ़ेगी, स्क्वायर है दोनों का, तो ये वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, और तेजी से बढ़ने के साथ साथ इसमें से क्या होती जाएगी? माइनस होती जाएगी। और जैसे जैसे माइनस होगी, Q बढ़ाने पर, आवेश बढ़ाने पर P एक्स्ट्रा के मान में क्या आती चली जाएगी? कमी आती चली जाएगी। और एक बहुत ज्यादा, जैसे एक लिमिट से ज्यादा तुमने आवेशित किया तो बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो संतुलन की अवस्था कब तक रहेगा? वो विद्यमान कब तक रहेगा? जब तक ये दोनों वैल्यू समान न हो जाए, यानी कि P एक्स्ट्रा कितना हो जाए? 0। तो हम लिखेंगे संतुलन की अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संतुलन
की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा बच्चों, देखते हैं। यह आएगा हमारे पास पी एक्स्ट्रा कितना, शून्य। तो हम इस वाले से देखें, इस वाले से देखें तो इससे देख लो या नीचे वाले से देख लो। पहले नीचे वाला लिख देता हूं, 40 अपॉन r बराबर हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन 0। यदि न्यूमेरिकल में e की वैल्यू पूछता है तो हम इसको इक्वल रख देंगे, और सिग्मा की पूछता है तो इसको इक्वल रख देंगे। वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में देखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे सिग्मा पूछे तो सिग्मा स्क्वायर हो गया 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r, और सिग्मा हो जाएगा रूट 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन, ठीक है। बच्चों कुछ भी पूछा जाए आप उसकी वैल्यूज को बहुत आसानी के साथ डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो सिग्मा हो चाहे कुछ भी हो, ये हमारा लास्ट टॉपिक था और बहुत ही आसान सा टॉपिक था, ये समझ में आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान सा था कि साबुन के आवेशित बुलबुले में संतुलन। मैंने देखा कि पहले से जब आवेशित नहीं रहता उस पर दावादिक के कार्य करता है, और वो होता है 40 अपॉन r के बराबर। जब 40 अपॉन r आ गया, जब 40 अपॉन r आ गया तो उसके बाद में हमने देखा कि जब हम इसे आवेशित करते हैं तो Q का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे सिग्मा और E के मान में वृद्धि होगी, और सिग्मा और E के मान में वृद्धि होगी तो 40 अपॉन r का मान कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे कम होगा तो P एक्स्ट्रा का मान भी कम होता चला जाएगा। एक कंडीशन इतनी है कि P एक्स्ट्रा हो जाएगा 0, शून्य से भी कम हो गया तो बुलबुला फूट जाएगा। तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन पूछ रहे हैं ना, संतुलन की अवस्था में P एक्स्ट्रा कितना हो गया 0, यानी कि 40 अपॉन r बराबर होगा इसके, या फिर 40 अपॉन r बराबर होगा इसके। जो भी हमें इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो जो भी हमसे पूछे उसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल में बोर्ड पे लिख देता हूं। देखो बच्चों हमारे लास्ट एग्जांपल है इसका एग्जांपल है लास्ट, वैसे एक दो एग्जांपल छोड़ रखे वो आप देख लेना, ठीक है। इसके बेसिस पे जो भी टॉपिक करवाए साबुन की बुलबुले उसके बेसिस पे मैं इसकी हिंदी देता हूं, करना कैसे आप करके देखेंगे इसे। देखो पहले तो आपको लिखना है गिवन डेटा क्या क्या है, क्या क्या दे रखा है। एक आवेश साबुन की बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना, सिग्मा 2.96 गुणा, अब हम देखते हैं माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻⁶ कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव दिया है कितना 4×10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर दिया है। आगे क्या है, बुलबुले की त्रिज्या r आपको ज्ञात करनी है। अब देखो सिग्मा के रूप में यूज करेंगे फॉर्मूला, आगे है दाब अधिक के शून्य, तो हमें केवल ये ध्यान रखना है डायरेक्ट P एक्स्ट्रा प्लस P वैल्यू बराबर होता है 40 अपॉन r के। r हमें ज्ञात करनी है, T हमें दे रखा है सिग्मा के रूप में, P वैल्यू किसमें लिखेंगे सिग्मा के रूप में, और ये तो कितना बताया इसमें शून्य में बताया, संतुलन बोले तो भी हम शून्य मानेंगे। तो इसे लिखेंगे 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर 40 अपॉन r, तो r बराबर हो जाएगा 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। वैल्यू रखो और मान निकाल दो r के। t है एप्सिलॉन 0 पता है आपको, सिग्मा पता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा करने का प्रयास करेंगे, हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। आप अब आगे आए, आगे जब भी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर आपको पहले तो पूरा चैप्टर पढ़ के आना है, जितना भी पढ़ा है पूरे चैप्टर में, चैप्टर कंप्लीट है, पूरे चैप्टर को पढ़ के आना है, पहले डेरिवेशन सारे देख करके आने। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स जो 2-4 बच गए इंपॉर्टेंट हैं वो करवाएंगे, और वो करवाने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप पहले पूरा पढ़ के आइए, आपका काम है। हो सकता है मैं एक क्लास ना भी लूं कल, ठीक है, हो सकता है मैं कल क्लास ना भी लूं, तो यदि कल क्लास नहीं आएगी तो आपको ये पढ़ के आना है, आपको ये पूरा पढ़ के आना है, ठीक है। थैंक यू। आपके लिए आज का काम इतना ही था, आप इसे ध्यान से पढ़ें, कल पूरा पढ़ें इसको पूरे को, न्यूमेरिकल की निकालने की कोशिश करें, क्योंकि यदि तुम प्रयत्न करोगे निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कहाँ पे तुम्हें दिक्कत आई है, और वो दिक्कत जब मैं बोर्ड पे सोल्व करूंगा तुम्हारा दिमाग उसी पे रहेगा मेरे को दिक्कत कहाँ आई थी, और वो देख के फिर क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा और दिमाग में फिट हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलोगे उसको। इसलिए पूरे न्यूमेरिकल्स निकालने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।